नमस्ते दोस्तों, व्याकरण की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं लक्ष्मी छाया पृथ्वीराज आज फिर से आई हूँ हिंदी का नया पाठ लेकर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। जिस तरह आपने मेरे वीडियो को महत्व देकर उसे पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे हिंदी व्याकरण के नए पाठ की ओर। वो है संज्ञा। आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद की जानकारी लेने वाले हैं। शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे संज्ञा अर्थात नाम। उसके पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्ति। व्यक्तियों में नाम है राधा, रमेश, श्याम आदि। नंबर 2 वस्तु। वस्तु में है मेज, पंखा, कलम आदि। नंबर 3 प्राणी। प्राणी में है पशु, पक्षी, मनुष्य आदि। नंबर 4 स्थान। स्थान में है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ आदि। नंबर 5 भाव। भाव में है उदासी, प्रेम, क्रोध आदि। इस प्रकार बच्चों हमने संज्ञा की परिभाषा देखी और उसमें उसके कुछ उदाहरण भी देखे। संज्ञा के कुल मिला के 3 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में ही द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का समावेश होता है। और तीसरा भेद है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक भेद को देखेंगे। सबसे पहला संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा: किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं। इस उदाहरण में महात्मा गांधी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह उदाहरण में महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। दूसरा उदाहरण है, हमने एक नया मेज खरीदा। मेज जो है एक विशेष वस्तु का नाम है, इसलिए मेज व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तीसरा, जंगल में शेर है। शेर भी यह एक विशेष प्राणी का नाम है, इसलिए शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 4, ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल एक सुंदर स्थान का नाम है, इसलिए ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम बताया गया है। यह उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा का हुआ। उदाहरण नंबर 5, राजा को क्रोध आया। क्रोध यह भाव है, भाव दर्शाता है, इसलिए ये सारे उपर्युक्त विधान जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के हुए हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा: जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध न होकर उसके समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से जानेंगे। उदाहरण पहला, लड़कियां खेल रही है। इस वाक्य में लड़कियां जो है, यहाँ पर यह शब्द लड़कियों के समस्त जाति का हमें बोध कराता है। दूसरा उदाहरण, हम विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में विद्यालय शब्द
किसी विशेष विद्यालय की जानकारी न देते हुए समस्त विद्यालय के बारे में हमें बोध कराता है। तीसरा उदाहरण, हमें सब्जी खानी चाहिए। इस वाक्य में सब्जी शब्द संपूर्ण सब्जियों की हमें जानकारी देता है या उसका बोध कराता है। इसलिए लड़कियां, विद्यालय, सब्जी यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हुए हैं। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला क द्रव्यवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा देखेंगे। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण दूध, सोना, पानी आदि। इससे उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, हमें रोज दूध पीना चाहिए। इसमें अधोरेखित शब्द है दूध। दूध शब्द हमें द्रव्य का बोध कराता है। दूसरा है वाक्य, मैंने सोने के गहने खरीदे हैं। सोने यह शब्द भी हमें धातु का बोध कराता है, इसलिए यह सोने शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा शब्द वाक्य है, पानी बहुत ठंडा है। पानी यह शब्द यहाँ पर हमें द्रव्य का बोध कराता है, इसलिए ये जो शब्द है पानी यह द्रव्यवाचक है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि सभी धातु जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है ख समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण परिवार, भीड़, दल आदि। इसके वाक्य देखेंगे। पहला वाक्य, मेरा परिवार बड़ा है। इसमें अधोरेखित शब्द है परिवार। परिवार शब्द से हमें यह बोध होता है कि इस परिवार में कई सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ पर समुदाय का बोध होता है। दूसरा उदाहरण, मेले में भीड़ है। यहाँ पर अधोरेखित शब्द है भीड़। भीड़ शब्द से भी हमें समूह का या समुदाय का ज्ञान होता है। तीसरा वाक्य है, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा है। इस वाक्य में दल शब्द अधोरेखित है और दल से हमें समूह या समुदाय का बोध होता है, इसलिए ये उदाहरण जो है समूहवाचक संज्ञा के होते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। परिभाषा, किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण पहला, संतों की वाणी में मिठास थी। इसमें मिठास जो है यह यहाँ पे एक गुण दिखाता है। दूसरा शब्द वाक्य है, माँ बच्चे को प्रेम से पालती है। प्रेम यह भी एक भाव है। तीसरा वाक्य, उसकी अवस्था देखकर मुझे दया आई। इस वाक्य में दया भी एक भाव है। उपर्युक्त वाक्यों में मिठास, प्रेम, दया यह गुण है और भाव है, इसलिए ये उदाहरण भाववाचक संज्ञा के होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनती है बच्चों। इसमें पहला है जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। उदाहरण देखेंगे। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, इससे मनुष्यता यह भाववाचक संज्ञा बनती है। दूसरा है राष्ट्र, राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा बन गई है। दूसरा है सर्वनाम, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जिस प्रकार उदाहरण पहला अपना, अपना से बनता है अपनापन। दूसरा सर्वनाम है निज, निज से बनता है निजता। इस प्रकार जातिवाचक और सर्वनाम से
भाववाचक संज्ञा बनती है। उसी तरह विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। उदाहरण पहला, सुंदर, सुंदर से बनेगा सुंदरता। उदाहरण दूसरा, अच्छा, अच्छा से बनता है अच्छाई। नंबर 4, क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे लिखना, लिखना एक क्रिया है, उससे लिखावट भाववाचक संज्ञा बनी है। दूसरी क्रिया है थकना, थकना से थकावट क्रिया बनती है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आपको इसे बार बार पढ़ना है, इसका अभ्यास करना है, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।